हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में मैंने मेनली डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। रिएक्शन क्या होता है? जब कई सारे एलिमेंट्स या एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं। एटम्स रिएक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, तो उसे हम क्या नाम देंगे? केमिकल रिएक्शन का नाम। जब कई सारे एटम्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो उससे कुछ नया कंपाउंड बने, दैट इज आपका केमिकल रिएक्शन होता है। अब केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था, जो आपके पास प्रोडक्ट रहेंगे, सब्सटेंस रहेंगे, रिएक्टिंग सब्सटेंस जितने भी रहेंगे वो आपके क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो बनते हैं आपके प्रोडक्ट्स, मेनली आपके जो भी प्रोसेस्ड होते हैं, इनसे रिएक्शन करने के बाद वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रोडक्ट्स। क्लियर है? इसके अलावा मैंने बताया था कि मेनली रिएक्शंस को पहचानने का तरीका क्या होता है। रिएक्शन से मेनली क्या होता है? गैस इवॉल्व होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस के केस में मैंने बताया था, जैसे जिंक के केस में मैंने जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करा तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। फिर इसके बाद बताया था मैंने चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर के केस में भी क्या है? बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें कलर चेंजेस होते हैं, चाहे वो एसिड के रिएक्शन हो, बेस के रिएक्शन हो, या कोई भी रिएक्शन हो। पहले मैक्सिमम ऑफ रिएक्शंस में क्या होता है? कलर चेंज पॉसिबल होता है। कई सारे रिएक्शन कलरलेस भी होंगे जिनमें कोई भी कलर चेंज नहीं होता। मैक्सिमम केस में क्या होता है? कलर चेंज हो जाया करता है, चाहे वो लेड नाइट्रेट का हो, लेड आयोडाइड का हो, या किसी भी हो। नाइट्रेट का कह सकते हैं, लेड आयोडाइड का होगा उस केस में। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या होगा? जब प्रेसिपिटेट बनेगा या फिर क्या होगा, मेनली प्रेसिपिटेट या गैस इवॉल्व होगी तो कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस होता है, चाहे वो गैस का कलर हो या आपको जो नया कंपाउंड या नया प्रोडक्ट बनता है उसका कलर आए। फिर बात कर रहा था मैंने चेंज ऑफ टेम्परेचर में चेंज। ऑब्वियसली जब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो उसमें टेम्परेचर में चेंज आना ही आना है। दैट इज मेनली आपके क्या होता है? या तो टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर टेम्परेचर घट जाएगा। जो ये नहीं कि टेम्परेचर हमेशा बढ़ेगा ही, कभी टेम्परेचर बढ़ भी सकता है। जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाए, कंडेंस कोई चीज़ ठंडी की जाए जिसमें टेम्परेचर लोअर डाउन किया जाएगा, तो उस केस में टेम्परेचर जो रिएक्टेंट का होगा, जो प्रोडक्ट का होगा, वो टेम्परेचर घट जाएगा। लेकिन कई सारे ऐसे भी होते हैं जिस केस में हमें एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड यहाँ से इवॉल्व होती है। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, चूना वाला स्लैग लाइन, मतलब क्विक लाइन लेते हैं। क्विक लाइन और स्लैग लाइन का आपने नाम सुना होगा, मैंने प्रीवियस ईयर में भी डिस्कस किया था। तो इसके प्रिपरेशन चूने में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो वहाँ से क्या बनता है? आपका CaOH ट्वाइस बनता है यहाँ पर। क्लियर है? जब CaO प्लस वाटर ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस केस में हीट इवॉल्व होती है यहाँ पर। तो इस केस को हमने नाम क्या दिया था? आपका चेंज ऑफ टेम्परेचर में। क्लियर है? इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम और डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। अब केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ? मेनली ऐसी सभी चीज जिसमें हम सारे जो भी रिएक्टेंट्स होंगे उनको, उनकी स्टेट, जो भी उनका स्टेट ऑफ मैटर है, जिस भी स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, और उनके प्रॉपर सिंबल्स, और उनके जो भी रिएक्शन जैसे प्रोसीड होगा, उन सभी चीज़ों के साथ जब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी का हमने नाम दिया केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे जिंक का लिया मैंने H2SO4 के साथ रिएक्शन, तो मैंने बनाया था यहाँ पे ZnSO4। अब यहाँ पे क्या है? मैंने क्या किया? इनके स्टेट को भी मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? ये लेते हैं हम डाइल्यूट फॉर्म में, तो हम जाते हैं एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं। ये हो गया आपका सॉलिड फॉर्म में, ये आपका एक्वस फॉर्म में आ गया, और लास्टली यहाँ से गैस इवॉल्व होगी, H2 गैस इवॉल्व हुई। तो इस तरीके से जब हम रिएक्शन को शो करते हैं, दैट इज उनके स्टेट का मतलब क्या है? सॉलिड फॉर्म। ये एक्वस फॉर्म में, एक्वस का मतलब जिसमें वाटर मिक्स होता है। फिर नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं? इनके सिंबल और एरो यहाँ पे क्या प्रेजेंट करता है कि ये आपका हो गया रिएक्टेंट साइड, और ये आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट साइड। तो ऐसी चीज़ों को हमने क्या दिया? ये आपका रिएक्टेंट साइड, ये आपका प्रोडक्ट साइड। तो इस केस में हमने रिएक्शन को प्रोसीड किया। तो इन सब चीज़ों का जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है, इन फुल चीज़ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जिसको हम नाम क्या देते हैं? केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? जितनी भी होगी वो दो टाइप की होंगी।
कुछ केमिकल इक्वेशंस क्या होंगी आपकी बैलेंस फॉर्म में होती हैं और कुछ आपकी अनबैलेंस फॉर्म में होती है। क्लियर है? अब बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन से मतलब क्या है? मेनली हमारे पास क्या होता है, जनरली अगर मैं रिएक्शंस को लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया H2 और O2, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन कंबाइन होकर मैंने बना दिया H2O। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन के 2 आइटम प्रेजेंट थे, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 आइटम प्रेजेंट थे और यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया। लेकिन इसमें हम बात करें तो हाइड्रोजन के 2 आइटम आए और ऑक्सीजन का एक ही आइटम आया। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ऑक्सीजन का एक आइटम यहाँ पे मिसिंग है, दैट मीन्स रिएक्शन को हम बैलेंस नहीं कह सकते। यही चीज हमें सीखना है कि रिएक्शन कब बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब क्या हुआ, जितने रिएक्टेंट्स में एटम होंगे उतने ही प्रोडक्ट में भी एटम्स होंगे, तो हम क्या कहेंगे, उस रिएक्शन को बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। और अगर उनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने एटम्स है वो अनइक्वल है तो उन्हें उस केस में हम नाम क्या देंगे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले एक आपका इक्वेशन होता है कंबस्शन इक्वेशन, कंबस्शन रिएक्शन, एक होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कंबस्शन का मतलब क्या होता है कि इस चीज को जलाना। क्लियर? अब जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, जैसे बाइक का एग्जांपल दूं तो बाइक में मेनली क्या होता है, कंबस्शन रिएक्शन होता है। वहां पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नेचुरल पेट्रोलियम है, दैट इज आपका पेट्रोल है या फिर डीजल है, जो भी है वो क्या होता है, कंबस्ट होता है, दैट मीन्स उसे हम जलाते हैं। तो जलाने पे वहां पे क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। क्लियर है? अब जलाने पे क्या, वहां से हीट इवॉल्व हुई है, दैट मीन्स हीट वहां से रिलीज हो रही है। यही हीट क्या करती है, उस पूरे मोटर को या फिर उस पूरे इंजन को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, जिससे आपका बाइक चल पाता है या आपकी कार या व्हीकल जो भी आप ट्रांसपोर्ट यूज करें वो चलती है। दैट मीन्स जितने भी कंबस्शन रिएक्शन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। क्लियर है? अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें भी हीट इवॉल्व होती है। दैट मीन्स हमेशा रिएक्टेंट के साइड में अगर मैं हीट को शो करता हूँ, इस साइड अगर मैं हीट को शो करूंगा तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक का नाम, वो आपके रिएक्शन होंगे एंडोथर्मिक। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट के साइड पर हीट को शो करूंगा तो आपके बन जाएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? तो दैट मीन्स अब कंबस्शन में मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कई सारे छोटी चीज मिलकर क्या बनाती है, जैसे छोटे प्रोडक्ट मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे एडअप होता है मिलनी, या एडिशन रिएक्शन का भी केस होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें हीट इवॉल्व होती है। या फिर हम और कह सकते हैं, जब दो चीजें जब आपस में जुड़ती हैं, जैसे अगर मैं 2 पर्सन आपस में कंबाइन, 2 पर्सन को मैं अगर एक कर दूं तो क्या होगा, उस केस में दोनों से कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ पार्ट निकालना होगा। तो वो पार्ट किसके फॉर्म में निकलता है, रिएक्शन से केस में हीट के फॉर्म में, इसलिए हम उससे क्या नाम देते हैं, कंबस्शन रिएक्शन। फिर हम नेक्स्ट बात करें डिकम्पोजिशन के बारे में। अब यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, डिकम्पोज का मतलब क्या है, चीज़ों को ब्रेक करना। दैट मीन्स जब बिगर मॉलिक्यूल, बिगर चीज स्मॉलर में निकलेंगी। ठीक है? अब कोई चीज़ अगर बड़ी चीज़ है, दैट मीन्स अगर मैं कोई बड़ा पत्थर ले लूँ, चट्टान ले लूँ, कोई भी स्टोन ले लूँ, अगर मुझे इससे ब्रेक करना है तो मुझे क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्रेक होगा नहीं। दैट मीन्स मुझे इसे कहीं ना कहीं से एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। तो एनर्जी अगर मैं प्रोवाइड करूँ, दैट मीन्स मैंने इसे एनर्जी दी, और एनर्जी देने का मतलब क्या हो, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में मुझे हीट देनी पड़ती है, क्योंकि अगर मुझे बड़े मॉलिक्यूल से या बड़े एटम से कंपाउंड को मुझे छोटे में ब्रेक करना है, दैट मीन्स मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे रिएक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? तो ये दो चीज हुई आपकी जो इसमें है कंबस्शन रिएक्शन में, कंबस्शन और डिकम्पोजिशन। अब आ जाते हैं बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन के बारे में। अब यहाँ पर मैंने बात की थी इसके बारे में कि आपका बैलेंस अनबैलेंस चेक करना है। अब मेनली हमें यहाँ ध्यान क्या देना होता है बैलेंस और अनबैलेंस में, कि आपके स्टेट्स अगर किसी इक्वेशन को अच्छा में दिखाना है कि अच्छा दिखेगा, दैट मीन्स हमें यहाँ सब चीज़ें दिखानी होगी, इक्वेशंस को अच्छे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बैलेंस करने के वैसे तरीके बहुत सारे होते हैं। सीनियर क्लासेस में मेनली आपको ज़्यादा पढ़ना होगा कि आयन बैलेंसिंग होता है, चार्ज बैलेंसिंग, चार्ज या आयन के थ्रू बैलेंस करना होता है, नंबर्स के थ्रू बैलेंस करना होता है। मेनली हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो नंबर बैलेंसिंग ही पढ़ना है, कि नंबर्स के थ्रू एटम्स को हम कैसे बैलेंस करते हैं, और अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी आपकी क्या होती है। क्लियर?